प्रिय विद्यार्थियों, साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं फिर आपके सामने एक साइंस का वीडियो कक्षा 9 का एक वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरह से वीडियो को आप स्टडी करेंगे और देखेंगे बोर्ड पर। तो हमने इससे पहले कुछ पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, परमाणु संरचना। और इससे पहले हमने क्या देखा था कि परमाणु की जानकारी हमें मिली थी। पहले महर्षि कणाद ने कहा था कि यह परमाणु कणों से मिलकर बना होता है, और डाल्टन ने कहा था 1808 ईस्वी में परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। फिर डाल्टन ने यह कहा था कि परमाणु के अंदर भी कोई छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। तो वो कण क्या है उसकी जानकारी के लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आपके सामने। परमाणु की संरचना, परमाणु के प्रकार, परमाणु में क्या क्या उपस्थित होता है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो परमाणु, डाल्टन ने, जो परमाणु होता है हमारा परमाणु में छोटे छोटे कण होते हैं भाई, छोटे छोटे कण होते हैं, कण जिन्हें हम कहते हैं अपरमाणुक। परमाणु में भी छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं जिन्हें कहते हैं अपरमाणु। अर्थात परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं है। ये कहा गया अविभाज्य कण नहीं है। अर्थात पहले ये कहा था परमाणु एक अविभाज्य कण है, लेकिन परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम अपरमाणु कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अब 19वीं सदी में वैज्ञानिकों के सामने चुनौती थी कि परमाणु की संरचना क्या है, परमाणु में क्या क्या होता है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो एक जानकारी मैंने आपको ये दी कि परमाणु के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं और उन्हें कहते हैं अपरमाणु, और भी छोटे होते हैं, और परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं है, यानी परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे पदार्थों के आवेश। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पदार्थों के आवेश, पदार्थों के आवेश या पदार्थों के आवेशित कण, पदार्थों के आवेशित कण। यानी कि पहला एग्जांपल ये लेंगे, जब हम किसी कंगे को बालों में रगड़ते हैं, जैसे कंगा है हमारे सामने को, उसे बालों में रगड़ते हैं तो वह कंगा होता है आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। तो कंगा आवेशित हो जाता है तो क्या हो जाता है कि उसके अंदर आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। पहला उदाहरण तो ये है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, पहला उदाहरण तो हमने कंगे का लिया, कंगे का उदाहरण। कंगे को हमने बालों में रगड़ा, रगड़ने पर हम कंगे को किसी कागज के पास ले गए, कागज को चिपकाया, कागज उसके चिपक गया। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे अणु हैं, वह आवेशित है। परमाणु आवेशित हो जाता है, फिर वो और आवेशित हो जाता है तो उसके कागज जो है चिपक जाता है। तो कागज जो है ना, हमारा कागज, वो चिपक जाएगा, चिपक जाता है। और दूसरा उदाहरण हम लेंगे, जैसे कि मान लो दूसरा उदाहरण हमारे सामने उपस्थित है कि कांच की एक छड़ है। एग्जाम्पल 2, कांच की छड़, कांच की एक छड़ है, उसे हमें कपड़े पर रगड़िया, कपड़े पर। कपड़ा कौन सा? रेशमी कपड़ा, रेशमी कपड़ा है। रेशमी कपड़ा हमारे पास है, कांच की एक छड़ है, उसको हमने कपड़े पे से रगड़ लिया। उसको रगड़ने से वह आवेशित हो जाएगा, उसमें आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो हमने आपको आवेश उत्पन्न के लिए बताया। उसके बाद क्या हुआ हमारे पास कि यह पता चला कि परमाणु एक विभाज्य कण है। इसके बाद यह पता चला कि परमाणु हमारा जो है ना, परमाणु जो हमारा परमाणु है वो एक अविभाज्य कण, अविभाज्य कण नहीं है। यानी कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। अब 19वीं शताब्दी के अंदर हमारे सामने चुनौतियां थी कि परमाणु की संरचना कैसी है, प्रकार कैसी है। तो देखिए इसके बाद में और क्या कहा उसने। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आया था हमारे पास, उसने कहा था जे थॉमसन ने। एक वैज्ञानिक हमारे पास आया था, जे थॉमसन बोलते हैं उसे हम। ये एक वैज्ञानिक था, जे थॉमसन। हाँ विद्यार्थियों, देखिए इसके बाद में हमारे पास एक वैज्ञानिक आया था, जे थॉमसन। यह इसका जन्म 1856 ईस्वी में था, ब्रिटिश वैज्ञानिक था ये। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, पहला अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन था, उसकी खोज की थी। इलेक्ट्रॉन को इसने नेगेटिव आवेश बताया, इस पर ऋणात्मक ऋण आवेश होता है। और 1906 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिक शास्त्र के अंदर। किसमें? भौतिक शास्त्र के अंदर। उसके बाद हमारे आता है गोल्डस्टीन, दूसरा वैज्ञानिक हमारे पास गोल्डस्टीन। इसने दूसरे अपरमाणु कण की खोज की थी और उनको पहले इसने कहा था केनाल रे अर्थात केनाल किरणें की खोज की इन्होंने। और जो धनावेशित बताई गई थी
और ये दूसरा वो परमाणु कण था, और प्रोटॉन, इसको उन्होंने प्रोटॉन कहा और इस पर धनावेश होता है, ऐसा कहा। तो इसका मतलब ये हुआ जो केनाल रे जो किरणें थी उस पर आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है, किसका, केनाल रे का जो द्रव्यमान था वह इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक बताया उन्होंने। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए विद्यार्थी आपके सामने ये हमने एक परमाणु संरचना बताई है। यहाँ पर परमाणु केंद्र में जो होता है ना, यहाँ केंद्र में इसे बोलते हैं हम नाभिक होता है। नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से एक साथ हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ दूरी पर रहता है इससे, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, आसानी से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। जबकि नाभिक में उपस्थित है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनको नाभिक से निकालना आसान नहीं होता है। तो परमाणु की संरचना में हमने जाना कि परमाणु संरचना के अंदर दो मूल कण होते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जबकि डाल्टन ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन में जो परमाणु उसको विभाजित नहीं किया सकता, लेकिन यहाँ विभाजित हो गए। इलेक्ट्रॉन के अंदर भी कण, आपके संरचना के अंदर दो मूल कण और मिल गए आपको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, दो अवपरमाणु और मिल गए आपको। इसका मतलब ये अवपरमाणु मिलने से डाल्टन की अवधारणा गलत साबित हो गई। ठीक है, इस प्रकार अब बात ये आती है कि साहब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो यूं है कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में उपस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रोटॉन में उपस्थित रहते हैं। ये हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में किस प्रकार उपस्थित रहते हैं। इसके लिए हमने एक प्रयोग किया है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसके बाद में आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल था एक, थॉमसन मतलब जे थॉमसन का परमाणु मॉडल था। उसने ये कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो प्रोटॉन के अंदर रहते हैं, भीतर। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण लेना चाहूंगा मैं आपके सामने। उन्होंने उदाहरण दिया एक तरबूज का। किसका? तरबूज का उदाहरण दिया। कैसे? ये हमारा तरबूज है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे तरबूज के अंदर क्या होता है कि ये तरबूज जो है ना आपका, ये धनावेशित होता है, ये भारी आपका धनावेश हो गया, धनावेश। यहाँ बाहर धनावेश, अंदर इसके अंदर ऋणावेश। जैसे बीज होते हैं तरबूज के, ये तरबूज के जो बीज होते हैं ना, बीज, इन्हें मान लिया उन्होंने ऋणावेशित कण। यानी उन्होंने कहा एक तरबूज होता है, उसमें लाल लाल जो कलर का जो उसमें मेटेरियल होता है, लाल होता है, वो तो हो गया धनावेशित, और उसके अंदर जो बीज होते हैं वो हो जाते हैं ऋणावेशित। अर्थात उन्होंने कहने का तात्पर्य ये था कि जो प्रोटॉन होते हैं ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अंदर इलेक्ट्रॉन। एक उदाहरण उन्होंने ये लिया है। दूसरा उदाहरण उन्होंने एक मिठाई का लिया था। जैसे मिठाई है हमारी, मिठाई या केक ले लिया। केक, हमारे पास जो केक आता है, केक बना हुआ ऐसे यू केक के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे वो मेवे के, मावा के कण होते हैं, मावा के कण। उनको इन्होंने क्या है, नेगेटिव मान लिया, माइनस, ऐसे माइनस है, माइनस। और ये पूरा जो आपका केक था वो आपको उसने मान लिया धनावेशित कण से। यानी कि इसके अंदर भी आपके प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार इन्होंने थॉमसन ने एक परमाणु मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि भाई प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हाँ तो विद्यार्थी देखिए, अभी हमने पढ़ा था जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। उसमें यह कहा गया था कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर धसे हुए रहते हैं, विद्वान रहते हैं। तो उससे हमने निष्कर्ष क्या निकाला है? हमारे निष्कर्ष के 2 पॉइंट सामने आते हैं कि परमाणु धनावेशित रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धसे हुए रहते हैं, अंदर उपस्थित रहते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दूसरा, ऋणावेशित ऋणावेश व धनावेश परमाणु में समान होते हैं। कोई परमाणु होता है उसमें ऋणावेश व धनावेश समान होते हैं, इससे यह निष्कर्ष निकला, समान होते हैं। तो क्या होगा, अतः परमाणु का वैद्युतीय रूप क्या हो, उदासीन होगा। यानी माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा और परमाणु उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब परमाणु पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। और इसने कहा था कि परमाणु जो होता है हमारा वो चक्कर लगाता रहता है नाभिक के चारों ओर, ऐसे कहा था इसने। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारा पास नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। और नाभिक इसका यहाँ उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ। और नाभिक के अंदर हमारे पास बताया था मैंने आपको, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहते हैं, जिन्हें हम सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और यह चक्कर लगाता ही रहता है। अब इसने ये नहीं बताया कि कौन सा कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। तो अब इसके बाद में इसने जो मॉडल प्रस्तुत किया उसमें कुछ कमियां पाई गई थी। उन कमियों को आगे रदरफोर्ड ने पूरा किया है। तो रदरफोर्ड क्या कमियां इसकी बता रहा है वो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अभी रदरफोर्ड के बारे में, इसके बाद आगे। ठीक है, हाँ देखिए विद्यार्थियों, इससे पहले हमारे पास थॉमसन था। थॉमसन ने यह कहा था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं।
परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब ये रदरफोर्ड जो आया है उसके वो जानने के लिए इच्छुक था कि जो उन्होंने ये बात कही थी कौन सी, कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उसकी जानकारी देने के लिए यह इच्छुक था। उसके लिए उन्होंने ये प्रयोग किया है। एक देखिए प्रयोग क्या किया था उन्होंने, एक सोने की पतली पन्नी ली जो 1000 परमाणुओं के बराबर थी। किसके बराबर थी? 1000 परमाणुओं के बराबर। इसके बाद इसके ऊपर इन्होंने अल्फा कण है ना, अल्फा कणों की बौछार की। अब ये अल्फा कण क्या थे? अल्फा कण हीलियम के कण जाने जाते हैं, हीलियम के कण थे अल्फा कण। कौन से कण? हीलियम के कण। तो अल्फा कण हमारे पास थे द्विआवेशित हीलियम कण, हीलियम कण। और इसका द्रव्यमान हो गया 2 दूनी 4 यूनिफाइड यू, क्योंकि परमाणु क्रमांक इसका हीलियम का होता है Z बराबर 2 और द्रव्यमान हो जाएगा इसका 2 दूनी 4 यूनिफाइड। तो यानी कि अल्फा कण हीलियम के द्विपरमाणिक कण थे। इन्होंने अल्फा कणों की 16 की पतली पन्नी पर बौछार की कणों की, तो ये बौछार इस प्रकार कणों की बौछार की यू, फिर यह ऐसे कणों की बौछार की इन्होंने, यू कणों की इन्होंने बौछार की इसे ऐसे। तो अब क्या हुआ, जैसे कणों की इन्होंने बौछार की, कण इधर जा रहे हैं, अधिकतम कण इसके है ना आर पार इसके बाहर निकल गई, लेकिन कुछ कण ऐसे थे तो इससे टकरा करके यूं बाहर आ गई ऐसे ऐसे, यहां से टकरा कर। एक कण ऐसा था जो सीधा टकरा करके यूं वापिस लौट आया ऐसे, वापिस इस दिशा में 180 डिग्री के कोण पर। कितने कोण पर? 180 डिग्री के कोण पर। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, एक सोने की पन्नी लेकर के जिसमें जिसका जो 1000 परमाणु के बराबर थी, उस पर अल्फा कणों की बौछार की, तो अधिकतम कण क्या हुए उसके आर पार हो गई, पन्नी के उस पार निकल गए। कुछ कण ऐसे थे जो कुछ एंगल से लौट कर आए, और एक कण ऐसा था जो जाकर के वापिस 180 डिग्री के कोण पर वापिस लौट कर आ गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो परमाणु जो होता है हमारा, परमाणु में धनावेश बहुत कम होता है, परमाणु में ऋणावेश अधिक होता है, धनावेश कम होता है। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकतम भाग रिक्त होता है। रिक्त है जब तो ये कण निकल गए बाहर, अगर ये रिक्त नहीं होता तो ये कण बाहर नहीं निकलते, टकरा के वापस आ जाते। तो इसका पहला निष्कर्ष क्या हुआ? पहला निष्कर्ष यह हुआ कि परमाणु जो है ना, परमाणु का अधिकतम भाग खाली होता है, रिक्त होता है, खाली स्थान होता है परमाणु के मध्य, खाली स्थान, रिक्त स्थान होता है। दूसरा हुआ, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, यानी बहुत कम कण ऐसे हैं जो उन्होंने मार्ग बदल लिया अपना, बहुत कम कण है, और अधिकतम कण आर पार निकल गई। और उसके बाद देखिए बहुत कम कण ऐसे हैं, या एक कण ऐसा है, यूं कह सकते हैं कि 180 डिग्री पर वापस लौट कर, यानी सीधा चला गया, सीधा जाकर के यहाँ पे टकरा करके वापिस ये लौट करके यूं का यूं 180 डिग्री पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर कोण बनता है 180 डिग्री। तो इस प्रकार से 3 निष्कर्ष से निकलते हैं कि एक तो परमाणु का अधिकतम भाग रिक्त होता है, परमाणु में धनावेश कम होता है, और अधिकतम कण है जो अपने मार्ग से विक्षेपित नहीं होते हैं, कुछ कण ही विक्षेपित होते हैं, एक कण ऐसा है जो 180 डिग्री से लौटकर वापस आ जाता है। और उन्होंने ये कहा था कि परमाणु जो है निरंतर लगातार अपनी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है, परमाणु घूमता रहता है, ये बताया इन्होंने। इलेक्ट्रॉन जो है घूमता रहता है आपका, ये इलेक्ट्रॉन है अपनी कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ऐसे घूमता रहता है। अब इसके बाद में क्या है, घूमता रहेगा इसने बता दिया, लेकिन उसके बाद एक और वैज्ञानिक आया था, उसका नाम था नील्स बोर। क्या नाम था? नील्स बोर। नील्स बोर ने क्या किया, शोध किया रदरफोर्ड पर। रदरफोर्ड ने क्या कहा, उस पर शोध किया। तो नील्स बोर ने ये कहा कि जब परमाणु, भैया आपने ये कहा है अभी भी, परमाणु परमाणु में जो है ना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, तो लगाता रहता है, इसकी ऊर्जा समाप्त नहीं होगी क्या? होगी। यदि इसकी ऊर्जा समाप्त होगी ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, नाभिक में यहाँ पे गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा ऊर्जा समाप्त होते ही। तो आपने कैसे कह दिया इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है, उसके अंदर आपने फुल डायग्राम उसका बताया नहीं, सही ढंग से सिस्टम आपने बताया नहीं। तो उसके सिस्टम को सुधारने के लिए नील्स बोर ने अपनी परिकल्पना दी। तो देखो आइए चलते हैं नील्स बोर की परिकल्पना की ओर। देखिए विद्यार्थियों, अभी मैंने इसके बारे में चर्चा की, रदरफोर्ड के बारे में। इसने नाभिक की खोज की थी, इसको नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। और ये जो कण लौटकर आया था, एक कण, ये लौटकर क्यों आया है? क्योंकि परमाणु का अधिकतम भाग उसके नाभिक में उपस्थित होता है। नाभिक, ये हमारा नाभिक है, यहाँ पर
नाभिक हो, और ये कण नाभिक से जैसे टकराएगा, सीधा टकराएगा तो सीधा वापस आ जाएगा। तो नाभिक की वो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी, नाभिकीय भौतिकी का जनक है। ये कण इसलिए लौट कर आया है क्योंकि ये कण नाभिक से टकराया था, टकरा कर सीधा लौट कर आ गया था। अच्छा, हम चल रहे थे नील्स बोर की ओर। देखो नील्स बोर ने क्या कहा, नील्स बोर की परिकल्पना। हाँ देखिए विद्यार्थियों, नील्स बोर, इससे पहले हमारा रदरफोर्ड आया था। तो रदरफोर्ड के अंदर कुछ कमियां रही थी। रदरफोर्ड ने ये कहा था इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, नाभिक के चारों चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। और जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है तो निश्चित रूप से उसकी ऊर्जा की क्षति होगी, ऊर्जा कम होगी। तो ऊर्जा कम होगी तो वो अंततः नाभिक में गिर जाएगा। तो वो उसकी कमियां रही थी। तो बोर ने ये कमियां जानी कि भाई इसके अंदर कमियां, तो बोर ने उसकी कमियों को सुधार करने के लिए अपना एक अलग से प्रयोग किया, अलग अलग प्रयोग दिया, अलग धारणाएं दी बोर ने, नील्स बोर ने। वो कौन सी है, ठीक है, तो वो देखो जी, नील्स बोर। तो नील्स बोर ने ये कहा था कि भाई जो परमाणु है ना, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन वो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा भाई, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा, कक्षा में ही चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाएगा। यानी उसने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, घूमता रहता है। उसने कोई कक्षा नहीं बताई, उसने कहा इलेक्ट्रॉन घूमता ही रहता है। जबकि नील्स बोर ने कहा यदि इलेक्ट्रॉन घूमता ही रहेगा तो वो गिर जाएगा नाभिक में, फिर घूमने क्या औचित्य रहा, इलेक्ट्रॉन घूमना बंद हो जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा, उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, क्षति हो जाएगी। अब उसकी ऊर्जा नष्ट नहीं हो, किस प्रकार नष्ट नहीं हो, उसके लिए नील्स बोर ने कहा था कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो कक्षा में चक्कर लगाया जाता है उन्हें कहते हैं कक्ष, उन्हें कहते हैं ऊर्जा कक्ष, ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कक्ष, ऊर्जा कक्ष कहते हैं उन्हें, है ना, ऊर्जा कक्ष में ऊर्जा कक्ष कहते हैं। और उन्होंने कहा था कि यदि इलेक्ट्रॉन, इसने बोर ने, यदि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा क्षति नहीं होगी, यानी कि ऊर्जा जो है ना, उसकी ऊर्जा, किसकी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नष्ट नहीं होगी, नहीं होगी। अब ऊर्जा नष्ट नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन गिरेगा नहीं, घूमता रहेगा। तो इसने क्या कहा, जैसे ऐसे KLMN 4 स्तर दिए इसने कक्षा के 4 स्तर बताए, KL, M और N, इसको बोलते हैं ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। जैसे कि ये नाभिक, ये K स्तर, ये L, इसके बाद M, उसके बाद N, ये हमारे ऊर्जा स्तर थे। तो K के लिए आपके लिए है हमारे पास N बराबर 1, L के लिए हमारे पास N बराबर 2, दूसरी कक्षा स्तर दूसरा। M के लिए हमारे पास N का मान 3, N के लिए हमारे पास N का मान कितना हो गया, 4। इसको बोला उन्होंने ऊर्जा स्तर, यानी निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाएगा यह इलेक्ट्रॉन। हाँ विद्यार्थियों देखियो, इसके बाद में हम चलते हैं आगे, इलेक्ट्रॉन भरना। तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या है, इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या है, इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र हमारा है 2n²। क्या है, 2n²। 2n क्या है, जहां पर n है कोषों की संख्या, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। n बराबर 1 के लिए हमारे पास k कोष के लिए तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 हो गए, 2 1 का स्क्वायर 2। दूसरे में हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ इंटू हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बन जाएंगे 8। तीसरे में 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास यहाँ हो जाएंगे 18। चौथे में 2 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 32। तो ये K के लिए, ये L कोष के लिए, L कोष इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र देखिए 2n² था। K के लिए यहाँ K कोष के लिए, यहाँ L कोष के लिए, यहाँ M कोष के लिए, और यहाँ पर है आपका N कोष के लिए। K के लिए N का मान 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। यानी पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष तक 8, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों में मिलाकर 10 हो गए। तीसरे में भी अधिकतम 8 भरते हैं, लेकिन तीनों में मिलाकर 18 भर जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है। तो देखो जैसे मैं बताता हूँ आपको, हाइड्रोजन पहला, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। ये आपका हमारे पास ये नाभिक है। दूसरा है हमारे पास हीलियम, हीलियम का देखो, हीलियम का Z परमाणु क्रमांक हमारे पास 2 है 2 इसमें भर जाएंगे हमारे पहले में 2,
ये हमारे पास नाभिक है, पहले में 2 भर गए, देखो यहाँ अधिकतम 2 भरते हैं, 3 नहीं भरेंगे, 1 भर सकता है, 2 मैक्सिमम 2 भरेंगे। हीलियम, उसके बाद लिथियम का बनाएंगे हम, लिथियम Li। तो लिथियम का देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे, बच गया Lij, परमाणु क्रमांक होता है 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमको 3, तो पहले कक्षा में कितने भर गए 2, बाकी हमारे पास दूसरा कक्षा आ गया, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर गए 1। तो ये हमारा नाभिक है। इसी प्रकार हम भर सकते हैं आराम से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सब में भर सकते हैं। जैसे हमारे पास आर्गन ले लेते हैं हम, आर्गन परमाणु क्रमांक हमारे पास 18 है। कितना है 18 इलेक्ट्रॉन भरने। तो देखो ध्यान दो यहाँ पर, ये हमारे पास नाभिक है, ये K स्तर है आपका, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, या 2 भर गए, फिर 8 भर जाएंगे, 10 और फिर 8 बच जाएंगे, इस प्रकार 18 होंगे ये। तो देखो पहले में कितने बढ़ गए 2, दूसरे में हमारे मैक्सिमम कितने बढ़ जाते हैं 8। तो यहाँ पर दूसरा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 10। अब तीसरा ऊर्जा स्तर आएगा, ये तो आपका हो गया K, ये आपका L, और ये ऊर्जा स्तर आपका हो गया M, KLM। उसके बाद इसमें 8 बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार हमारे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपकी पुस्तक, आपकी किताब है, किताब का प्रयोग करें। आप किताब खोलें, किताब को देखें, उसको समझें, उसमें एक सारणी बनी हुई है आपकी आगे, उस सारणी को आप नोट करें। पेज नंबर आपके 58 पर है, आपका जो पेज है वो 58 नंबर पेज पर आपके सारणी बनी हुई है। पूरी सारणी को अच्छी तरह अवलोकन कर लें, उसको ध्यान कर लें, उसकी जांच कर लें, अच्छी तरह पता लगा लें, आपको स्वतः ही जानकारी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास हम पढ़ रहे हैं समभारिक और समस्थानिक, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक, सम यानी समान, स्थान यानी स्थान, स्थान समान होना चाहिए, अर्थात उसका परमाणु संख्या उसकी समान होनी चाहिए और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होनी चाहिए। परमाणु संख्या कैसी होनी चाहिए, समान, यहाँ पे सम, और स्थान का मतलब उसका स्थान वही रहे जो था और उसके द्रव्यमान अलग अलग हो। तो याद करना आसान है, परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान अलग अलग हो तो वो तत्व कहलाते हैं समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 1H1, 1H2 और 1H3। अब ध्यान देना, परमाणु क्रमांक कितना है 1, परमाणु संख्या इसकी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, द्रव्यमान संख्या कितनी है 1 2 3, तो द्रव्यमान संख्या कैसी है अलग अलग, परमाणु संख्या कैसी है समान। दूसरा कार्बन, कार्बन C, कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, कार्बन 6, C6, 12, C6 और 14, ये कार्बन के 2 होते हैं, 6 12 और 6 14, 14 इसकी आप द्रव्यमान संख्या है, परमाणु क्रमांक इसमें समान है। देखो यहाँ पे परमाणु संख्या इसकी 6 समान है, द्रव्यमान अलग अलग है। तीसरा हमारे पास आता है कि क्लोरीन, Cl, क्लोरीन के भी 2 होते हैं, 17 17 दूनी 34 यानी 35 होता है, तो एक 17 होता है 37। तो ये आपकी द्रव्यमान संख्या है और ये आपके परमाणु क्रमांक है। देख लो परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या समान है, तो परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान अलग अलग, तो समस्थानिक। और समभारिक के अंदर इसका उल्टा हो जाएगा, परमाणु संख्या तो समान नहीं होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होगी। उदाहरण के लिए हम देखो आर्गन को ले लें, आर्गन, ये हमारे पास है आर्गन, आर्गन। एक हमने ले लिया आपका कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम Ca, परमाणु क्रमांक है इसका 20, कितना है 20। आर्गन परमाणु क्रमांक 18, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना है 40 और इसका कितना है 40। देखो यहाँ देखो, ये परमाणु संख्या तो अलग अलग हो, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो और परमाणु भार समान हो समभारिक कहलाते हैं। समभारिक का मतलब भार, भार का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसा होना चाहिए समान। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको स्टडी करें, अच्छी तरह इसको रिमाइंड करें और इसका रिवीजन करें, बार बार करके असाइनमेंट आपको डाल दिए जाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आगे अच्छी तैयारी करेंगे। आगे से मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, स्वागत है आपका।